Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स फॉर अप्रैल 2022 पार्ट 1. सो लीगल करंट अफेयर सीरीज आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दीदी इनको इसको कंटिन्यू रखना बिकॉज आई कैन टेल यू आई एम सो प्राउड ऑफ दिस लीगल करंट अफेयर सीरीज बिकॉज चाहे वो क्लैट एलएलबी का एग्जाम हो 2022 का, चाहे क्लैट एलएलएम का एग्जाम हो, चाहे आपका एलेट का एग्जाम हो, एलएलएम एलएलबी, इस सभी एग्जाम्स में ये जो लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज है बहुत हेल्पफुल रही, नॉट ओनली फॉर क्लैट एंड एलेट बट ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ एनएलसैट, लाइक दैट ऑफ एआईटी, फॉर दैट मैटर स्लैट, एमएचसीटी. तो ये सीरीज हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं. So yes, in this series, I'm going to explain you everything with regard to legal current affairs. This is part 1. इसके 2 parts और आते हैं हर month. January, February, March, May already done है. बाकी सारे parts भी आपके for sure upload होंगे. So do subscribe to Loggery and do follow this series. Right? Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Legal Current Affairs, April 2022, Part 1. Okay, so for CLAT LLB students, you have to understand only. Unless and until I don't say that this is important and CLAT वालों को भी learn करना है, तो आपको learn नहीं करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ understanding चाहिए legal current affairs की. क्लैट एलएलएम वालों को तो जजमेंट्स पढ़नी है इन डिटेल, तो जो जजमेंट्स मैं बताने वाली हूँ वो आप नोट डाउन करेंगे. www.loggery.com से वेबसाइट से जजमेंट्स डाउनलोड करेंगे और उनको पढ़ेंगे. राइट, उसके लिए आप क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन वाली वीडियो देख सकते हो. क्लैट एलएलबी के लिए क्लैट एलएलबी की प्रिपरेशन वाली वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एलेट एलएलएम वाले, एनएल सैट वाले, स्लैट वाले भी जिनको आंसर राइटिंग या एसे राइटिंग करनी होती है उनके लिए आपको पॉइंटर्स नोट करने पड़ेंगे फॉर बेटर आंसर राइटिंग और लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आंसर करने के लिए. ठीक है, लर्न द नेम ऑफ द जजमेंट एंड व्हाट वाज हेल्ड अगर जजमेंट वाला क्वेश्चन है. एंड अगर लीगल करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो जो भी चीज़ें आपको याद करनी है वो करनी पड़ेंगी, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, लाइक दैट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक दैट ऑफ एलेट, स्लैट, एमएचसीईटी, 3 ईयर 5 ईयर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एनएलसैट, सीयूईटी, यूजी, सीयूटी, पीजी or any other law entrance exam having legal GK in their syllabus you have to learn. ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको आ गई बिकॉज बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दीदी ये एग्जाम के लिए पढ़े या नहीं पढ़े, तो मैंने क्लैरिटी यहाँ पर आपको दे दी है. ओके, अगर आप जानना चाहते हो इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है तो आई विल मेंशन द वीडियोस, द लिंक ऑफ द वीडियोस. ठीक है, एरियाज अंडर AFSPA रिजीम रिड्यूस. तो एरियाज जो AFSPA के अंदर आते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए AFSPA की फुल फॉर्म, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर्स एक्ट. ठीक है, तो ये क्या हमें, अगर हम ये पढ़ते हैं तो ये क्या कहने की कोशिश करें कि आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं. बिल्कुल सही. ठीक है, बिल्कुल सही. यस, स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं. जो एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, ठीक है ना, जो एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर इनको स्पेशल पावर्स दे दी जाती है आर्म्ड फोर्सेस को. बट वहाँ के लोग जो होते हैं उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बिकॉज जो स्पेशल पावर्स होती हैं उसके अंदर ये किसी को उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, मतलब शूट भी कर सकते हैं. तो लोगों को ये पसंद नहीं आता है. तो ऑब्वियसली नागालैंड के अंदर मॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो ऑपरेशन था वो गलत हो गया था एंड तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुई बहुत ज़्यादा. एंड फिर द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर आर्म्ड फोर्सेस पावर्स एक्ट इन असम, मणिपुर एंड नागालैंड. तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स पे कम किए, असम, नागालैंड और मणिपुर के अंदर. राइट, किसने किए हैं? होम मिनिस्ट्री ने. किसने किए? होम मिनिस्ट्री ने. तो आपको ये वाले पॉइंटर्स याद रखने होंगे कि होम मिनिस्ट्री में असम, नागालैंड और मणिपुर में क्या कर दिया, डिस्टर्ब्ड एरियाज कम कर दिए अंडर द AFSPA एक्ट. ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर? AFSPA एक्ट.
द ऑर्डर इफेक्टिव फ्रॉम April 1 वुड बी एप्लीकेबल फॉर 6 months। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पॉइंटर मिलता है कि ये जो ऑर्डर है ये 6 months के लिए एप्लीकेबल है, तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेबल फॉर 6 months। आई होप आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। द मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन December 26, 2021 टू स्टडी इफ द AFSPA वुड बी विड्रॉन फ्रॉम सम एरियाज इन नागालैंड। ठीक है ना, वही मॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से इन्होंने कमिटी बिठाई थी कि क्या कुछ एरियाज हैं जहाँ से हम ये हटा सकते हैं AFSPA। द डिसीजन वॉज ट्रिगर्ड आफ्टर द रिवाइवल ऑफ anti-AFSPA डिमांड फॉलोइंग द किलिंग ऑफ 13 people in Nagaland's Oting village in December 2021 in a botched ambush by the armed forces. In Nagaland, the AFSPA was being removed from the jurisdiction of 15 police stations in 7 districts, but would remain active in 57 police stations in 13 डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट बता दिए कि 15 पुलिस स्टेशंस के अंदर जिसके जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, 7 डिस्ट्रिक्ट्स के 15 पुलिस स्टेशंस के एरिया में ये एप्लीकेबल है। वैसे ही 13 डिस्ट्रिक्ट्स के 57 पुलिस स्टेशंस के अंदर अभी ये एक्टिव है। कहाँ पर है ये, कहाँ की स्टोरी है, नागालैंड की स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद द डिसीजन वॉज टेकन बेस्ड ऑन कमिटीज रिकमेंडेशन। इन असम AFSPA was being removed completely from 23 district and 1 district would be covered partially under it। तो यहाँ पे सिर्फ 1 district जो है वो partially under it रह गया, बाकी सब रिमूव हो गया। How did the AFSPA come about? देखिए कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, जो क्लाट वाले बच्चे हैं वो ये पॉइंटर्स याद करेंगे। ठीक है, द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड ऑगस्ट ऑन, ये आपके क्लाट 2022 के अंदर भी क्वेश्चंस आए थे। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड ऑन August 15, 1942 promulgated the आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर हमें याद करना है तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन लेकर आए, ये ब्रिटिशर्स लेकर आए। ठीक है, ब्रिटिशर्स लेकर आए, कब लेकर आए, अगस्त 15 अगस्त को। 15 अगस्त तो हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमें याद करना इजी है, 1942 के अंदर लेकर आए। ठीक है, और क्यों लेकर आए, क्विट इंडिया, टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट, टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट। द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय AFSPA फॉर वाइडर एप्लीकेशन। तो पहले क्या था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस था इसका नाम। उसके बाद इसको रिप्लेस करा गया AFSPA के साथ। ठीक है, वाइडर एप्लीकेशन के साथ। अ सिमिलर एक्ट स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज इनैक्टेड इन 1990। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 ऑफ AFSPA पावर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT टू डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब्ड and issue an official notification in the Gazette of India to give the center the authority to deploy the armed forces in aid of civil power। ठीक है, कौन डिसाइड करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूपी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, नाउ और वो किसको बोलते हैं, सेंटर को बोलता है टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर। अ गवर्नमेंट कंसिडर्ड एन एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया। तो AFSPA के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया कब हम बोलते हैं, इफ इट रिसीव्स अ थ्रेट टू पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बाय रीजन ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। अगर उस रीजन के अंदर किसी कास्ट, किसी क्लासेस के बीच में क्लैशेस हैं आपस के अंदर, ठीक है, तब गवर्नमेंट कंसिडर करती है टू कंसिडर द एरिया टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरिया। बट डिक्लेयर कौन करता है, एम्पावर कौन है यहाँ पर, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT, जो डायरेक्ट करते हैं सेंटर को टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, द एक्ट इज सेट टू गिव अनब्रिडल्ड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले कि इस एक्ट की प्रॉब्लम क्या है। इस एक्ट की प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा पावर दे देता है टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड इन the disturbed areas to kill anyone acting in contravention of law, arrest and search any premises without a warrant, and protection from prosecution and legal suits without the central government sanction। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, इसके अंदर ये पहले कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी को भी किल कर सकते हैं, किसी पे भी शूट कर सकते हैं। ठीक है, अरेस्ट एंड सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके किसी के भी घर के अंदर, किसी का भी कहीं पे भी प्लेस पर अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरेस्ट कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है इन लोगों को, मतलब ये जो फोर्सेस हैं, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके फोर्सेस जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। अगर इनके अगेंस्ट एक्शन लेना है अगर,
ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना इन्फोसिस के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट या इन्फोसिस के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, ठीक है ना। देखिए कहीं ना कहीं गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है, जो वो सेंटर को बोलते हैं कि आप डिप्लॉय करो आर्मी, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दिए थे मैंने, ठीक है। बट यहाँ पर जो फोर्सेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए रहता है। It says any commissioned officer, warrant officer, non-commissioned officer, or any other person of equivalent rank in the armed forces can, for the maintenance of public order, fire upon other or otherwise use force after giving such due warning as he may consider necessary। तो यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन करी हुई हैं जो आप नोट कर सकते हैं। The situation is reviewed periodically for extension of ASPA, ठीक है। जो सिचुएशन है उसको रिव्यू पीरियोडिकली करा जाता है टू सी कि अगर ये कंटिन्यू करना है या फिर ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंटर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो अबाउट, ठीक है। पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम इसको देखा जाता है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, हाउ इज़ AFSPA व्यूड। तो AFSPA वेरियस स्टेट्स हैव ओवर द इयर्स yielded टू पब्लिक डिमांड एंड चेंज पॉलिटिकल सिनेरियोज टू रिवॉक AFSPA खत्म करने के लिए। पंजाब वाज द फर्स्ट टू डू इन 1997। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1997 में पंजाब में ख़त्म हुआ। उसके बाद त्रिपुरा के अंदर 2015 के अंदर त्रिपुरा में बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इन अप्रैल 2018 मेघालय withdrew the act from a 20 kilometer area along the 885 boundary with Assam. Manipur had in 2004 withdrawn ASPA from 7 assembly constituencies straddling the state capital Imphal following unrest over the custodial death of a woman deemed an extremist, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी हमें चीज़ें बताई हुई है विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। उसके बाद SC गोज फास्टर ऑन डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स, CGI लॉन्चेस न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें फास्टर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इट इज़ फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, नॉट ऑर्डर, ठीक है। ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो क्या है बेसिकली, आज के टाइम में जजेस ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, जज ने ऑर्डर दे दिया, बट वो ऑर्डर रिटर्न में भी तो चाहिए, है ना, रिटर्न में चाहिए ना वो ऑर्डर, ठीक है। प्रिंट आउट चाहिए ना उस ऑर्डर का, वो प्रिंट आउट मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब मान लो आज बेल हो गई, बट वो ऑर्डर अगर कल परसों तक आता है, मतलब डे टू डे, या फिर आज आना थोड़ा डिफिकल्ट है, कल या परसों तक आते, तब तक वो पर्सन जो है वो जेल में ही रहेगा बिकॉज ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है। ये कुछ भी है, तो इसके अंदर ये जो फास्टर है ये हेल्प करेगा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, ठीक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने। अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, UU ललित हैं, चेंज हो गए अब, एंड ही इज़ द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, UU ललित, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, द प्लेटफॉर्म वुड बी यूज बाय द कोर्ट ऑफिशियल्स टू इंस्टेंटली टू सेंड कॉपीज ऑफ द ऑर्डर्स थ्रू अ सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल टू इंटेंडेड पार्टीज। मतलब कोर्ट ऑफिशियल्स जो है अब डायरेक्टली कॉपीज भेज देंगे पार्टीज को, तो पार्टीज के पास ऑर्डर जो है वो पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, इंस्टेंटली पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंटर भी नोट करोगे, दैट इज फास्टर, ठीक है। द आइडिया स्टेम्ड फ्रॉम अ केस रिपोर्टेड इन द हिंदू इन जुलाई लास्ट अबाउट several prisoners in the Agra jail forced to remain behind bars for 3 days after the court granted them bail because the hard copies of the order had not reached the prison officials. Yes, this is what happens in practice. तो अभी और कौन सा ऐसा कुछ है, the Supreme Court has also launched other programs involving technology like artificial intelligence based portal SUPACE in the judicial system aimed at assisting judges with legal research। तो SUPACE क्या करता है, SUPACE judicial system के अंदर aimed to assist judges, ठीक है ना, जजेस को असिस्ट करता है लीगल रिसर्च करने में, ओके, ये भी नोट कर लो। E-Courts Mission Mode project is a pan-India project monitored and funded by Department of Justice, Ministry of Law and Justice for district courts across the country. The project was conceptualized based on the National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary of the E-Committee of Supreme Court of India. It was launched with intent of improving access to justice using technology. मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इंटरनेट पे करना बहुत सारी चीज़ों को, ये लेकर आए। द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब इन हरियाणा वाज द फर्स्ट टू लॉन्च वर्चुअल कोर्ट E-Court एट फरीदाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है,
फरीदाबाद में पहली बार एक ई कोर्ट आई फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका बिल की। तो अंटार्कटिका बिल जो है वो पास हो गया। द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन्फेसेजेस रेगुलेटिंग विजिट्स एंड एक्टिविटीज टू द आर्टिक, ठीक है ना। कोई भी अगर विजिट करता है, कोई भी एक्टिविटी होती है अंटार्कटिक में, तो वो जो है अंटार्कटिका के अंदर वो ये गवर्न करेगा लॉ, ठीक है। रेगुलेटिंग विजिट्स एंड एक्टिविटीज टू अंटार्कटिका एज वेल एज पोटेंशियल डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज अमंग द दोज प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो वहाँ पे विजिट्स और एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, प्लस जो पोटेंशियल जो डिस्प्यूट्स वहाँ पे अराइज हो सकते हैं, पोटेंशियल डिस्प्यूट्स, उनसे रिलेटेड लॉ जो है ये लोग लेकर आए हैं, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट टूर्स एंड एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका वुड बी प्रोहिबिटेड विदाउट अ परमिट, ठीक है। अगर किसी को प्राइवेट टूर करना है, एक्सपेडिशंस पे जाना है अंटार्कटिका में, तो उसको क्या करना होगा, परमिट लेना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट से, और द रिटन ऑथराइजेशन बाय अ मेंबर कंट्री। अ मेंबर कंट्री इज वन ऑफ द 54 सिग्नेटरीज ऑफ द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 54 सिग्नेटरीज ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी साइंड इन 1959। तो कितनी कंट्रीज ने साइन किए हुए हैं, 54 सिग्नेटरीज हैं, सॉरी आई सेड 59, 54 सिग्नेटरीज हैं। 1959 के अंदर ये साइन करी गई ट्रीटी का नाम है एंटार्क्टिक ट्रीटी, ठीक है। ये केम इनटू फोर्स ऑन जून 23, 1961. India joined the treaty system in 1983. This is again very very important. Everyone is going to learn this. Class people, you have to learn these details. ये learn करनी पड़ेंगे details, ठीक है। The treaty parties meet each year at the Antarctic Treaty Consultative Meeting. Now this is also very important. नोट करेंगे। द बिल ऑल्सो लेज आउट अ स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इंस्पेक्ट अ वेसल एंड कंडक्ट चेक्स फॉर ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज, ठीक है ना। तो वो स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं जिन वेसल्स ने जाना है जो वहाँ पर हैं, तो ये सब कुछ है। द ड्राफ्ट ऑल्सो डायरेक्ट्स, अब ये लॉ बन चुका है, दिस इज द लॉ नाउ, नो मोर अ ड्राफ्ट। द ड्राफ्ट ऑल्सो डायरेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ अ फंड कॉल्ड एंटार्क्टिक फंड दैट विल बी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द एंटार्क्टिक एनवायरमेंट, नोट कर लो। द बिल एक्सटेंड्स टू जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंडियन कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन है वो एंटार्कटिका तक जाती है। लेज आउट पीनल प्रोविजन फॉर क्राइम ऑन द कॉन्टिनेंट बाय इंडियन सिटीजन। अगर इंडियन सिटीजन एंटार्क्टिक के अंदर कोई क्राइम कमिट करते हैं तो वहाँ तक इंडियन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन है, ठीक है। फॉरेन सिटीजन्स हु आर पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपेडिशंस और आर इन द precincts of Indian research stations. Foreign citizens who are a part of Indian expeditions or are in the precincts of Indian research stations. Now, what is precinct? Precinct is कि वो एक बाउंड्री वॉल में है, जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, अगर उसके बाउंड्री वॉल में कोई है तो उसके ऊपर कौन सी इंडियन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन जो है वो विद इन इंडियन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन आएंगे अगर वो कोई भी क्राइम वहाँ पर कमिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है। फॉलोइंग इट्स फर्स्ट एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, अब ये हमें बैकग्राउंड बता रहे हैं दोबारा कि पहला जो एक्सपेडिशन हुआ इंडिया का वो 1982 के अंदर लोग गए वहाँ पे इंडियंस। हैज नाउ इस्टेब्लिश 2 स्टैंडिंग रिसर्च स्टेशन, भारती एंड मैत्री। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 रिसर्च स्टेशन है हमारे अंटार्कटिका में। कौन कौन है? भारती तो एक कॉमेडियन है बहुत फेमस, मैत्री, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी ऑब्लाइज इट टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ लॉज। अब क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के, तो वहाँ की वो जो ट्रीटी है वो बोलती है कि आपको एक सेट ऑफ लॉज स्पेसिफाई करने हैं गवर्निंग पोर्शंस ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर इट हैड इट्स रिसर्च बेसिस, ठीक है ना। तो अगर आपके रिसर्च बेसिस है तो आपको मतलब बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पे कैसे गवर्न करोगे, बिकॉज एंटार्कटिक के अंदर तो कोई कोर्ट नहीं है ना, बट कंट्रीज वहाँ पर जाके अपने रिसर्च स्टेशंस लगा रही है। अगर वहाँ पे कोई ऑफेंस हो जाता है तो कौन गवर्न करेगा, ठीक है, कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए वहाँ पर अंटार्कटिक ट्रीटी को फॉलो करते हुए ये जो लॉ है ये लेकर आए हैं। व्हाट रिसर्च डज इंडिया कंडक्ट एट अंटार्कटिक? इंडिया हैज ऑर्गेनाइज 37 एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका। द मेजर थ्रस्ट एरियाज ऑफ इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम आर क्लाइमेट processes links to climate change, environmental processes and conservation and polar technology, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, नाउ दिस इज अगेन नो मोर अ बिल, दिस इज अ लॉ, पास हो गया है ये, ठीक है। द बिल सीक्स टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस एक्ट 1920, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से बिल को ये मतलब रिपील कर रहा है, मतलब कौन सा बिल जो है इसकी मतलब ये वाला बिल कब खत्म हो जाएगा, ये वाला लॉ खत्म हो जाएगा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस एक्ट 1920, और कौन सा लॉ आ जाएगा? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन
बिल जो है ये अब एक्ट बन गया, लॉ बन गया है ये वाला, ठीक है। द ओवर 100 years old act scope was limited to capturing of finger impressions, footprint impressions and photographs of convicted prisoners and certain category of arrested and non convicted persons on the order of the magistrate। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये 100 year old एक्ट जो है इसके अंदर जो आप डाटा, लिमिटेड डाटा, कन्विक्टेड कौन होता है, कन्विक्टेड जिसमें प्रूव हो गया कि हाँ इसी ने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके अंदर आप लिमिटेड डाटा के अंदर क्या ले सकते थे, फिंगर इम्प्रेशंस ले सकते थे, ठीक है, आप फुट इम्प्रेशंस ले सकते थे, ठीक है, और फोटोग्राफ्स ले सकते थे, ठीक है, फिंगर इम्प्रेशन, फुट इम्प्रेशंस और फोटोग्राफ्स। और नॉन कन्विक्टेड कुछ सर्टेन कैटेगरी जो अरेस्टेड लोगों की सर्टेन कैटेगरीज के और नॉन कन्विक्टेड के भी आप जब ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट पे ही डाटा इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है ना, ऑन ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या क्या कर सकते थे और अब क्या चेंजेस लेकर आए। इन द न्यू लॉ न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स आर गोइंग टू बी यूज। तो क्या वर्ड यूज किया हुआ है, मेजरमेंट टेक्निक्स। अब इसके अंदर क्या है, इट प्रपोजेस 4 मेजर चेंजेस। वो क्या है, इट वुड डिफाइन मेजरमेंट्स टू इंक्लूड सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, आयरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्नेचर आ गया, ठीक है, एनालिसिस आ गया, सॉरी सिग्नेचर आ गया, हैंड राइटिंग आ गई, ठीक है, आपका आयरिस और रेटिना मतलब आई का पूरा, ठीक है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्कैन भी होगा, ठीक है। ये हमें नोट करना है डिफरेंस क्या है। वहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और क्या ले सकते थे, फोटोग्राफ, ठीक है, वो भी कॉन्विक्ट्स की। और जो नॉन कन्विक्टेड थे, मतलब जो अरेस्ट किए हुए थे नॉन कन्विक्टेड थे, वो भी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अरेस्टेड पर्सन के आप डाटा इकट्ठा कर सकते थे, वो भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर। इट एम्पावर्स द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन डाटा इकट्ठा कर कर अपने पास रखेगा, कितने सालों के लिए रखेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, एनसीआरबी जो है, वो ये डाटा रखेगा। अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री ये फंक्शन करती है एनसीआरबी, ये डाटा रखेगी टू कलेक्ट, स्टोर एंड प्रिजर्व द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स। तो यही कलेक्ट, यही स्टोर करेगी और यही प्रिजर्व भी करेगी डाटा को, कितने सालों के लिए, 75 ईयर्स के लिए, ठीक है। द एनसीआरबी विल बी एबल टू शेयर द डाटा विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एज वेल। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड एनसीआरबी वर्क्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। ये भी नोट कर लो कि दूसरी इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके साथ वो अपना डाटा शेयर कर सकेगी। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि पुलिस जो है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं कि कौन किस पे लॉ बनाएगा। तो उन लिस्ट को क्या कहते हैं, उन लिस्ट को जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट, जहाँ जिसमें जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं उसके ऊपर दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। बट चलेगी किसकी, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। इट एम्पावर्स अ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव वाइटल डिटेल्स विच टिल नाउ वाज रिजर्व फॉर कॉन्विक्ट्स एंड दोज इन्वॉल्व्ड इन हीनियस क्राइम्स। तो अब क्या है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट वो किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि अपनी डिटेल्स दो। पहले क्या था, सिर्फ कॉन्विक्ट्स की ले सकते थे या फिर कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस की ही ले सकते, ओनली पर्संस अरेस्टेड इन सम सर्टेन केसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर किसी की भी ले सकते हैं, बट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, ठीक है। It empowers police or prison officers up to the rank of head constable to take details of any person who resists or refuses to do so, ठीक है, हेड कांस्टेबल तक को पावर मिल जाती है। इट एम्पावर्स पुलिस और पुलिस प्रिजन ऑफिसर्स अप टू हेड कांस्टेबल, ये भी नोट कर लो। द बिल ऑल्सो सीक्स टू अप्लाई टू पर्सन्स डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, पता चल रहा है, बट इतना एविडेंस नहीं है कि क्लियर कट उसको लेकर आ सके, एफआईआर कर सके या ये सब कर सके। या फिर कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको बहुत बार अरेस्ट कर लिया जाता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो है ना ये कुछ गड़बड़ कर देते हैं बहुत बड़ी, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अगर किसी को अरेस्ट करें तो उसका भी ये डाटा ये जो है इकट्ठा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बिल ऑल्सो ऑथोराइजेज टेकिंग वाइटल डिटेल्स ऑफ अदर पर्सन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स। मतलब कोई भी पर्सन है, अदर पर्सन जिनको डिफाइन नहीं किया गया अदर पर्सन कौन है, बट इनका भी ले सकते हैं। डजंट डिफाइन द अदर पर्सन, इम्प्लाइंग इट्स एम्बिट एक्सटेंड्स बियॉन्ड कॉन्विक्ट्स, अरेस्टेड पर्सन और डिटेनीज, ठीक है। यहाँ पे तो कॉन्विक्ट्स कौन थे,
जो प्रूव हो गया कि हाँ इसने ऑफेंस कमिट किया, अरेस्टेड, जो अरेस्ट किए हुए हैं, डिटेनी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर है, ठीक है। बट यहाँ पर अदर पर्सन्स भी हैं जिनका डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। द बिल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन फॉर टेकिंग सच डिटेल्स एंड विल मेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम मोर एफिशिएंट। क्यों लेकर आया? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है, उसको मोर इफेक्टिव बना सके, एक्सपीडियस बना सकते, मतलब स्पीडी बना सके, स्पीड से हो सके काम। एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द कॉन्विक्शन रेट, मतलब प्रूव होने में कि हाँ किसने ऑफेंस कमिट किया है वो पकड़ने में ज़्यादा हेल्प कर सके। अब यहाँ पे कौन सी स्टेट्स है जो ऑलरेडी ऐसा लॉ बनाकर बैठी हैं? कर्नाटका असेंबली में द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स कर्नाटका अमेंडमेंट बिल 2021 में लेकर आए, ठीक है। और अभी तक जो है ये द बिल इज येट टू बी क्लियर्ड बाय होम मिनिस्टर। इसके अंदर भी ब्लड सैंपल्स, डीएनए, वॉइस, आइरिस स्कैन्स ये इकट्ठा कर सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी एक लॉ है, ठीक है, जिसका नाम है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स तमिलनाडु अमेंडमेंट्स एक्ट 2010। और ये the act allows the police to draw blood samples other than the specified measurements from the limited categories of suspects। तो ये नोट कर लो। एंड तमिलनाडु एक्ट हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ डेकेड मतलब 10 ईयर्स से 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं 10 ईयर्स प्लस हो गए हैं कि तमिलनाडु में ये जो एक्ट है जहाँ पे ब्लड सैंपल्स जो हैं वो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सस्पेक्ट्स, मतलब लग रहा है कि अक्यूज भी जिसको हम बोल सकते हैं, और कॉन्विक्ट्स का ये ब्लड सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ क्वेश्चन, why has the issue of the shared capital between Punjab and Haryana resurfaced? The newly elected Punjab Legislative असेंबली पास, तो क्या हुआ था तब न्यू मतलब सीएम बने थे और मिनिस्टर्स आए थे, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास करी कि जो चंडीगढ़ है, मूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑन 1 अप्रैल इन अ स्पेशल सेशन सीकिंग द ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब, ठीक है। तो चंडीगढ़ का क्या इशू है? चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ डिजाइन बाय ली कार्बूजिया, ठीक है, ये नाम याद रखना, ठीक है। इन एसोसिएशन विद पेरी जेनेरेट, it is located on the foothills of Shivalik Himalayas on village land acquired from what was then the Kharar Tehsil of Ambala district। ओके ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस शिवालिक फुटहिल्स ऑफ शिवालिक पे किस किसने डिज़ाइन किया, ली कार्बूजे जो है वो ज़्यादा फेमस है। अब क्या हुआ, इट वॉज द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब, मतलब जब पंजाब एंड हरियाणा एक साथ थे तब ये कैपिटल थी अनडिवाइडेड पंजाब की, ठीक है। फ्रॉम इट्स इनॉग्रेशन इन 1953 टिल 1966, तो 1953 से लेकर 1966 तक ये पंजाब के अंडर ही आती थी। उसके बाद अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंदर पंजाबी सूबा मूवमेंट हुई और हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ हिंदी स्पीकिंग रीजन्स एज अ सेपरेट स्टेट व्हाइल द हिल्स रीजन्स ऑफ पंजाब वर मर्ज विद व्हाट वाज देन यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे पंजाब के 3 हिस्से कर दिए गए, एक तो जो हिली एरिया था और एक जो हिंदी स्पीकिंग थे और जो एक पंजाबी स्पीकिंग थे, ठीक है ना। तो ये ऐसे डिवीजन हो गई पंजाब की। अब चंडीगढ़ वॉज मेड यूटी एंड रिमेन द जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, तो चंडीगढ़ क्या हुआ, कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब है, ठीक है ना। तो एसेट्स जो डिवाइड हुए, स्टेट्स एसेट डिवाइडेड बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा विद स्टेट एसेट्स डिवाइडेड बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा इन द रेशियो ऑफ 60:40। Since 1966, the lack of full rights to its capital has remained a vexed issue, मतलब ये पॉलिटिकल इशू रहा है कि किसका है चंडीगढ़, पंजाब का है, हरियाणा का है। यूनियन होम मिनिस्टर जब विजिट करके गए थे रिसेंटली चंडीगढ़ को, तो उन्होंने क्या किया, द सेंटर इशूड और नोटिफिकेशन ब्रिंगिंग चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उन्होंने चंडीगढ़ विजिट किया था, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने बोला कि जो चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो सेंट्रल सर्विसेज रूल्स उनको एप्लीकेबल होंगे, ना कि पंजाब सर्विस रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी क्या है, यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एक्सटेंड एज ही थिंक्स फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम। तो प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है एंड थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द वन हु टेक्स केयर और हु इज द वन हु गवर्न्स, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 239 ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ कोविड ऑर्फन्स एससी, दीज प्रॉपर्टीज कुड प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू कंटिन्यू एजुकेशन, फुलफिल बेसिक नीड्स NCPCR. The Supreme Court has directed district magistrates and child welfare authorities to ensure that properties and assets of children orphaned by pandemic are protected. तो ये वाला केस हम बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए जिनके दोनों पेरेंट्स मर गए या फिर एक पेरेंट्स की डेथ हो गई ड्यू टू कोविड, राइट। अब क्योंकि उनको कभी मतलब
बहुत छोटी एज के भी पेरेंट्स जो हैं वो चले गए। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रोटेक्टेड नहीं है या जिनके ऊपर लोन पे ऑफ करना था, तो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो केयर करेंगे कि क्या करना है इन प्रॉपर्टीज़ का, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। मैनी ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव पेरेंट्स हु डाइड सडनली लीविंग अनफिनिश्ड डेट्स, मॉर्टगेजेस एंड अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ऑफ चाइल्ड राइट्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एंड द कोर्ट्स एमिकस क्यूरे, एमिकस क्यूरे की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फ्रेंड ऑफ कोर्ट मतलब जहाँ पे कोर्ट अपॉइंट करती है एक लॉयर कि आप इस केस का पार्ट बन जाइए और हमारी हेल्प करिए इस केस के अंदर। तो यहाँ पे एडवोकेट गौरव अग्रवाल हैं, हैव हाईलाइटेड हाउ बैंक्स में ट्राई टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड द पेरेंट्स, लीविंग द चिल्ड्रन स्टैंडर्ड विदाउट एनी इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर कॉन्टिन्यूइंग देयर एजुकेशन एंड फॉर देयर बेसिक नीड्स। तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने, किसकी ड्यूटी लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी एंड चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज़ की कि ये प्रॉपर्टीज़ को वो सेफ गार्ड कर सके, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैज गॉन अप टू 26 एंड आंध्र प्रदेश हैज 24 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स वर लास्ट रीऑर्गेनाइज्ड इन द 1970s व्हेन प्रकाशम एंड Vizianagaram came into existence in unified state of Andhra Pradesh. New districts in order to take the administration to grassroots level, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे बनाए गए कि हर किसी को जो ग्रास रूट लेवल तक है एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर हैड ऑल्सो प्रपोज 3 कैपिटल्स एज अ डिसेंट्रलाइजेशन मूव अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज पार्टी स्वेप्ट टू पावर, बट आफ्टर फेसिंग मैसिव प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द एपी डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? 3 कैपिटल्स होंगी, 3 स्टेट कैपिटल्स होंगी। वो कहते हैं जहाँ जहाँ कैपिटल्स होती है वहाँ वहाँ डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो पहले लॉ पास कर दिया, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया, बट कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको डेवलप करना पड़ेगा बिकॉज लैंड एक्वायर करी हुई थी, ठीक है। तो कौन सी 3 कैपिटल्स बोली इन्होंने? अमरावती के अंदर लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम के अंदर एग्जीक्यूटिव, कुरनूल के अंदर जुडिशियल, ठीक है ना। तो ये जुडिशियल इशू भी बना रहा है इसका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश, कौन सी स्टेट ने 3 कैपिटल्स बनाई, कौन कौन सी बनाई और क्या 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 करना था, ये भी पता होना चाहिए। सेनेट कन्फर्म्स फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू यूएस सुप्रीम कोर्ट, केतनजी ब्राउन जैक्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो आपको बताना चाहिए, जज जैक्सन विल बी जस्ट द 3rd ब्लैक जस्टिस आफ्टर थुरगुड मार्शल एंड क्लैरेंस थॉमस एंड द 6th वुमेन, ठीक है ना। तो वो 3rd है, मतलब पहले थोरगुड मार्शल बने थे और क्लैरेंस थॉमस बने थे ब्लैक जजेस, एंड वो जो है वो 3rd जज बन रही हैं। 6th वुमेन है वैसे इन जनरल इन यूएस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट हिंदी वुड बी मेड कंपल्सरी अप टू क्लास 10th इन द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये टाइटल इटसेल्फ सब कुछ हमें बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदी लैंग्वेज को कंपल्सरी कर दिया अप टिल 10th, कहाँ पर? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 343 हमारा क्या कहता है? इज अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इट इज़ टू बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड न्यूमरल्स शुड फॉलो द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स। तो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन ऑफ इंडिया की क्या बनाता है आर्टिकल 343? हिंदी। This article also states that English will continue to be used as an official language for 15 years from the commencement of the Constitution. कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 343। ये आर्टिकल्स हर किसी को याद करने पड़ेंगे, these are important. Article 346 is about the official language for communication between the states and between a state and the union territory. ठीक है ना। तो ये क्या बताते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए स्टेट्स और यूनियन जो है, मतलब स्टेट्स बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन, स्टेट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी और एक स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। द आर्टिकल स्टेट्स दैट ऑथराइज लैंग्वेज विल बी यूज्ड, हाउएवर इफ 2 or more states agree that their communication shall be in हिंदी देन हिंदी में भी यूज। तो वो कहते हैं कि ऑथराइज लैंग्वेज यूज करेंगे, बट अगर वो कहेंगे कि हम हिंदी के अंदर बातचीत करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। आर्टिकल 347 गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ गिवन स्टेट प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड द substantial portion of that state desires that the language be recognized. Such recognition can be for a part of the state or the whole state.
स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी स्टेट की जो एक लैंग्वेज हैज़ द पावर टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर अ स्टेट। बट क्या चीज़ ज़रूरी है कि मेजर पोर्शन जो है उस स्टेट के अंदर वो लोग जो हैं वो लैंग्वेज बोलते हो। ये आर्टिकल 347 कहता है। आर्टिकल 350 जो है फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए बिकॉज लैंग्वेज का बहुत इशू हुआ था। कोठारी कमीशन 1968 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आया था जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। आपको बस इतना याद रखना है कि कोठारी कमीशन 1968 के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आया था और उसने लैंग्वेज से रिलेटेड बातें करी थी। इतना ही क्वेश्चन आता है। डिटेल में पढ़ना तो फर्स्ट लैंग्वेज वो कहते हैं इट वुड बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश। ठीक है, जहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, मदर टंग हिंदी है तो वहाँ पे अदर मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश हो सकती है सेकेंड लैंग्वेज। जहाँ पे नॉन हिंदी है तो वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज बन जाएगी। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थर्ड लैंग्वेज इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी इंग्लिश और एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है ना, तो 3 लैंग्वेजेस वो कह रहे हैं कि सीखो। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो सेकेंड लैंग्वेज या तो इंग्लिश होगी या कोई मॉडर्न होगी। तो अगर इंग्लिश हो गई तो यहाँ पे एक मॉडर्न लैंग्वेज तीसरी सीखनी पड़ेगी। ऐसा सा इन्होंने आइडिएट किया था। National Medical Commission NMC has released draft guidelines on how the doctors will be registered in order to practice medicine. तो डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेंज करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन करने की कोशिश कर रहा है। इट एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया। तो क्या लेकर आने की कोशिश कर रहा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर करते हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर आने की कोशिश करते हैं। अर्लियर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव रिलीज्ड एन अप्रोच पेपर फॉर द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है ना, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि मेडिकल डिवाइसेस को लेकर के उन्होंने लॉज बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स है उसमें क्या कह रहे हैं, द गाइडलाइंस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग अ डायनामिक नेशनल मेडिकल रजिस्टर। मतलब एक मेडिकल रजिस्टर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, मेडिकल रजिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विद अ यूनिक आईडी असाइन टू ईच स्टूडेंट हु क्वालिफाइज नीट। तो यहाँ पे नीट से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको यूनिक आईडी दी जाएगी। ये स्टेप्स लिख लो। ठीक है, एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। इट ऑल्सो थ्रोज ओपन द रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन डॉक्टर्स हु वांट टू कम टू इंडिया टू स्टडी इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, फेलोशिप्स, clinical research or voluntary clinical services. The draft says that Indian medical graduates would be eligible for registration in National Medical Register after they complete their MBBS. तो पहले तो यूनिक आईडी दी जाएगी, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन कब होगी नेशनल मेडिकल रजिस्टर में, जब उनकी MBBS डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉम अ रिकग्नाइज कॉलेज, कंप्लीट देयर ईयर लॉन्ग मैंडेटरी इंटर्नशिप एंड पास द नेक्स्ट। ठीक है ना, तो MBBS रजिस्ट्रेशन के क्या चाहिए, MBBS डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज कॉलेज प्लस उनको 1 ईयर जो ईयर लॉन्ग मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद और क्या करना है, उनको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। क्या है ये, नेशनल एग्जिट टेस्ट। Okay, next will not only level the playing field for both, it will also act as a qualifying test for postgraduate. ठीक है, next जो होगा वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी यही एग्जाम चाहिए रहेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नीट पीजी द एस्पिरेंट्स हैव टू अपीयर फॉर करंटली द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू कंडक्ट द नेक्स्ट फ्रॉम 2024। फ्रॉम 2024 ये जो नेक्स्ट का एग्जाम है ये कंडक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, हमारे पड़ोसी देश की। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई वहाँ पे। तो इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, कौन हुआ करते थे, इमरान खान। तो क्या हुआ, इनके अगेंस्ट कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, वहाँ पर ये क्या है, ये है सिटीजन्स। ये क्या है, बहुत सारे सिटीजन्स। ठीक है ना, अब ये सिटीजन्स है ना, ये सिटीजन्स क्या करते हैं, ये वोट करते हैं। ठीक है, अब जो लोग होते हैं वहाँ पे, मान लो एक तो ब्लू खड़ा हो गया कि मुझे वोट दो। ठीक है, एक ग्रीन खड़ा हो गया कि मुझे वोट दो। ठीक है ना, ब्लू और ग्रीन खड़े हो गए कि मुझे वोट दो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ब्लू को वोट दिया और बहुत सारे लोगों ने ग्रीन को वोट दिया। ठीक है, बट अब यहाँ पर ब्लू और ग्रीन तो
मतलब लीडर्स हैं पार्टी के, अब पार्टी के आगे भी लोग जो होते हैं वो एरियाज में खड़े होते हैं, तो लोग अपने एरिया में से जो लोग खड़े होते हैं उनको अपने हिसाब से दे देते हैं। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि आपने देखिए, अब लीडर कौन बनता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? जिसके साथ मेजॉरिटी ऑफ एमपीज होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एमपीज जो होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं, वो पीएम को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम लीडर बन जाओ, तुम हमारे लीडर, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ एमपीज अगर उनके साथ नहीं है तो वो लीडर नहीं बने रह सकते। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब अगर कोई कह दे कि हमें नहीं लगता तुम्हारे साथ मेजॉरिटी ऑफ एमपीज खड़े हैं, तो फिर ऑब्वियसली ही हैज़ टू स्टेप डाउन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर वोटिंग होती है, जिसके अंदर पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम किसके साथ हो। अगर मेजॉरिटी उनके साथ है तो वो गवर्नमेंट बना ही रखते हैं, बट अगर मेजॉरिटी उनके साथ नहीं होती है तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो इमरान खान को स्टेप डाउन करना पड़ा, बट उससे पहले बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ड्रामा हुआ वो पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन नेशनल असेंबली डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी's मूव टू डिसमिस। अब यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर जो थे कासिम सूरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर दी। ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया, मूव टू डिसमिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऑर्डर्ड दैट द पार्लियामेंट बी रिस्टोर्ड, प्रेसिडेंट अलवीज डिसीजन टू डिसॉल्व द असेंबली, अपॉइंट अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर खान चॉइस। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, क्या जब नो कॉन्फिडेंस की बात स्टार्ट हुई, नो कॉन्फिडेंस की बात हुई, तो इन्होंने पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर दी और कहा कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे। ठीक है ना, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे हमें डेप्टी स्पीकर का नाम याद रखना है, क्या नाम है, कासिम सूरी, और प्रेसिडेंट का नाम अलवी। ठीक है, तो ये इन्होंने खेला खेल। तो इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा कि ये क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग ना हो सके, इन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, फ्रेश इलेक्शंस बोल दिए। तो अब इसके अंदर पार्लियामेंट ने डिसमिस्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्रीमियर, क्लेमिंग दैट इट वाज लिंक्ड टू अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बाद में किया, बट यहाँ पर मिस्टर सूरी वाज एसोसिएटेड विद मिस्टर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। तो मिस्टर सूरी, ठीक है, कासिम सूरी, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ही वाज द डेप्यूटी स्पीकर। तो उन्होंने क्या बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं वोटिंग हो सकती, बिकॉज फॉरेन कॉन्स्पिरेसी लग रही है हमें, हमें लग रहा है कि यूएसए जो है वो हमारी गवर्नमेंट में क्या कर रहा है, यूएसए जो है वो हमारे क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, हमारे अंदर क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट अरी अलवी डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ने, अरी अलवी ने डिसॉल्व कर दी नेशनल असेंबली। जो वहाँ का डेप्यूटी स्पीकर है उसने वोटिंग नहीं होने दी कि जो फॉरेन, क्योंकि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है तो देयरफॉर इट इज़ नॉट मेंटेनेबल, और प्रेसिडेंट ने जो पार्लियामेंट है वही डिसॉल्व कर दी। ठीक है ना, उसके बाद चीफ जस्टिस बंडियाल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस बंडियाल आ गए, क्योंकि ये जो था, ये जो हरकत हुई, ये चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीफ जस्टिस हु वाज हेडिंग 5 मेंबर बेंच डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द कंट्रोवर्शियल रूलिंग बाय द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा जो डेप्यूटी स्पीकर कह रहे हैं कि नहीं हो सकती वोटिंग क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ये गलत है। इन अ यूनानिमस वर्डिक्ट द बेंच आल्सो डिक्लेयर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो प्रेसिडेंट का डिसीजन था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। द कोर्ट ऑर्डर्ड द स्पीकर टू कॉल द सेशन ऑफ असेंबली एंड टू ऑर्गेनाइज नो कॉन्फिडेंस। तो नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था पास हो गया, मतलब ये प्रूव हो गया कि मेजॉरिटी इज नॉट विद हिम एंड देयरफॉर ही हैज टू रिजाइन। सो ही रिजाइंड, राइट। आफ्टर द स्पीकर्स रेजिग्नेशन द हाउस स्टार्टेड द वोटिंग एंड एवरीथिंग। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया क्या हो गया। अब द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी प्रपोज बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स इन फ्रांस एंड यूके। यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन की बात करी गई है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत यूज़ करा गया, तो पढ़ लेते हैं। The doctrine of necessity proposed by constitutional scholars in France and UK validates an action which is otherwise not lawful। मतलब वैसे वो गलत है, lawful नहीं है, but lawful कर देते हैं उसको because of out of necessity। तो ये वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है and that has often been used through Pakistan's democratic history। It was first used in 1954 after the then Governor General of Pakistan Ghulam Muhammad dismissed the Constituent Assembly, an act that was upheld by the Supreme Court a year later।
ठीक है, मतलब वैसे वो अनलॉफुल है बट वो आउट ऑफ नेसेसिटी उसको लॉफुल बना देते हैं. However, after its regular abuse and misuse in Pakistan to validate unconstitutional acts, about 100 scholars and legal experts wrote to Pakistan's Chief Justice Umar Ata Bandial on April 6, a day before the verdict, appealing that doctrine must be buried. ठीक है ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो कहते हैं मत यूज करना, ये सही नहीं है. ठीक है, तो ये पढ़ लिया. एड शीरन वन अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. कॉपीराइट मतलब जो उन्होंने सॉन्ग लिखा था तो उसके ऊपर किसी ने चैलेंज कर दिया कि जो शेप ऑफ यू लिखा है वो जो है वो कॉपी किया हुआ है. ठीक है ना, तो उनको किसी ने बोला कि ये किया है. तो फिर क्या हुआ, ग्रिम आर्टिस्ट सैमी चौकरी, who also known as Sammy Switch, had accused him of lifting parts of 2015 release OY. ठीक है ना, वो कहते हैं कि OY जो सॉन्ग लिखा था सामी स्विच ने उसमें से उन्होंने शेप ऑफ यू कॉपी किया. बहुत ही फेमस सॉन्ग है शेप ऑफ यू. चौकरी एंड हिज को-राइटर रॉस और डोनाग alleged that OI hook in Shape of You was copied from OY refrain in his song. The case received a fair amount of attention given Ed Sheeran's stature and the popularity of the song. What was the case? Shape of You was released in 2017 with the demo being recorded in 2016. In 2018, Chokri and co-writer O'Donoghue approached the Performing Rights Society contending that they should be added as co-writers to the credits of Shape of You. Performing Rights Society वो जो कि मतलब जहाँ से कॉपीराइट मिलता है कि हाँ ठीक है ये राइट आपकी है, अगर किसी का कॉपीराइट वायलेट होता है तो वो लोग देखते हैं चीज़ें. फॉलोइंग दिस PRC सस्पेंडेड पेमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस और ब्रॉडकास्ट ऑफ द शॉम टू शेरन एंड को शेरन, John McDade and Stephen McCutcheon, co-writers of Shape of You, then filed a claim in the High Court asking for declaration that they hadn't infringed Chokri's right, कि उन्होंने वायलेट नहीं करी चौकरीज कॉपीराइट. उन्होंने केस फाइल किया. In his ruling, Jaccaroli wrote that each of these pieces of music comprises the first four tones of a rising minor pentatonic scale. He pointed out that there was nothing original in this and that the claimants do not claim that there was. There are countless songs in the pop, rock, folk and blues genres where the melody is drawn exclusively from. वो कहते हैं कि ये वाले मतलब इस वाली टोन में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं. और उन्होंने ये बोला कि क्योंकि बहुत कम मतलब the judge also addressed the contention of Sheeran and all the other had access to the song and hence copied the hook for their own song. He categorically addressed all possible links between Sheeran and Chokri before arriving at the conclusion. He also pointed out that OY had ओनली सम, देख बहुत कम व्यूज़ थे. उन्होंने बोला कि बहुत OY के कम व्यूज़ थे. सो व्हाट इज़ कॉपीराइट? कॉपीराइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स अ म्यूजिशियन कैन होल्ड अलाउंग देम टू सेफगार्ड देयर क्रिएशंस. इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स that accrues to a creator from the point of creation. It vests in the original expression. मतलब कॉपीराइट जो है, जो उन्होंने गाना लिखा है वो उसके ऊपर उनकी राइट जो है कि वो कोई कॉपी ना कर सके, तो वो उस चीज़ पर आ जाती है. राइट, तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ. सो गाइस, दिस वाज योर पार्ट 1. अब हमारा आएगा पार्ट 2 टू बी कॉन्टिन्यूड. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको आगे वाले मंथ्स के जल्दी जल्दी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो and do subscribe to the channel, do like this video and do comment down below. That's that. Logiri signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.